हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल में। कुछ ही दिन पहले द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी अरेबियन सी में साइक्लोन ताउते देखने को मिला, जिसके तहत वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तबाही देखने को मिला। इस तरीके से अभी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन यस देखने को मिला है, जिसके तहत ओडिशा और वेस्ट बंगाल में फिर एक बार एक मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे तो अभी के टाइम में इसी कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से भारत का हालत काफ़ी क्रिटिकल है और ऐसे समय में इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर और ज़्यादा हालत क्रिटिकल कर देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू का आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है साइक्लोन यस मेक लैंडफॉल्स इन बालेश्वर ट्रिगर हैवी डैमेज। सो इसी वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि साइक्लोन यस की वजह से कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है, साथ ही ऐसे समय में किस तरीके से एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, फायर सर्विसेज, कोस्टल गार्ड, वुड कटिंग टीम, साथ ही नेवी, एयरफोर्स, इन सभी ने मिलकर किस तरीके से जो रेस्टोरेशन है, इवाकुएशन है, इस प्रोसेस को काफ़ी सीमलेसली कंप्लीट किया। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि लास्ट कुछ सालों में लगातार इस तरीके का साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल रहा है, जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो हम ये जानेंगे कि क्यों इस तरीके का साइक्लोन रिपीटेडली देखने को मिल रहा है, साथ ही आने वाले समय में किस तरीके से ऐसे साइक्लोन को रोका जा सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। द वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम यस, ये बेसिकली उड़ीसा कोस्ट के नॉर्थ ऑफ धामरा और साउथ ऑफ बालेश्वर में लगभग 9 बजे 26 तारीख को ये लैंडफॉल करता है। तो ये जो स्ट्रॉम था, इसका जो साइज था वो काफ़ी लार्ज होने के कारण इसका जो लैंडफॉल होता है, इसके लिए उसको कुछ घंटे लग जाते हैं। साथ ही ये रिपोर्ट आई है कि लैंडफॉल होते समय इसका जो विंड स्पीड था, ये लगभग 140 से 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था। सो इसी लैंडफॉल को और अच्छे से इसी मैप के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उड़ीसा कोस्ट है और यहाँ से जो है ये बेसिकली बॉर्डर है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दीघा है, पूरा बॉर्डर है और कोस्टल एरिया है, पूरा कोस्ट से लगा हुआ है। साथ ही ये बालेश्वर है और ये है भद्रक। तो जो लैंडफॉल हुआ है बेसिकली इस रीजन में हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे जो नज़दीक है ये बालेश्वर है और इधर वेस्ट बंगाल में ये दीघा है। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है वो बालेश्वर है, भद्रक है, ये दीघा है, ईस्ट मेदिनीपुर, इस तरीके से जो भी कोस्टल एरिया था, इसी वजह से काफ़ी वर्स्ट अफेक्टेड हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये साइक्लोन को ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइक्लोन्स होते हैं वो बेसिकली उनके विंड स्पीड के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया जाता है। ऐसे ही सबसे पहले आता है डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन तभी बोला जाता है कि जब डिप्रेशन इंटेंसिफाई हो जाता है और उसका जो विंड स्पीड है वो अगर 50 से 61 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहता है तो उसे डीप डिप्रेशन बोला जाता है। ऐसे ही अगर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की बात करें तो जो डीप डिप्रेशन होता है वो अगर गेल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है और जो विंड स्पीड है वो बेसिकली 62 से 88 किलोमीटर पर आवर घंटे के बीच में रहता है, तो उसको एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम बोला जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की, तो बेसिकली जो विंड स्पीड है अगर वो 89 से 117 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहती है तो उसको एक सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बोला जाता है। अगर बात करें वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम, जो बेसिकली इसी यस को बोला जा रहा है, तो इसमें समझ सकते हैं जो विंड स्पीड है वो बेसिकली 118 से 166 के अंदर रहता है, तो उसे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बोला जा रहा है। अगर यस की बात करें तो यस की विंड स्पीड लगभग 145 से 155 के बीच में रहा है और इसी वजह से ही कहीं ना कहीं इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की कैटेगरी में
रखा गया है। अगर इससे और ज़्यादा अगर विंड स्पीड हो जाता है, मीन्स 166 से 221 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहता है, तो उसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बोला जाता है। साथ ही अगर विंड स्पीड 222 या फिर 222 से ऊपर चली जाती है, तो उसे सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बोला जाता है। और ये जो सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम है, ये बेसिकली 1999 में उड़ीसा में देखने को मिला था, जिसके तहत काफ़ी भारी मात्रा में तबाही देखने को मिला था। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यस को एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रम बोला जा रहा है। तो अगर बात करें उड़ीसा की, तो इसी साइक्लोन की वजह से लगभग 5.80 लाख पीपल को इवैक्यूएट किया गया है, बेसिकली कोस्टल एरिया से। साथ ही अगर बात करें सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, जैसे कि बालेश्वर हो गया, वहाँ पे 1.52 लाख लोगों को सेफर प्लेस में इवैक्यूएट किया गया है। साथ ही भद्रक की अगर बात करूं तो लगभग 1.2 लाख पीपल को इवैक्यूएट किया गया है। सिमिलरली अगर बात करें केंद्रापड़ा की, तो वहाँ पे 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और मयूरभंज में लगभग 60,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। वैसे ही अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का कहना ये है कि लगभग 15 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है इसी साइक्लोन यस की वजह से। और इसी साइक्लोन की वजह से लगभग 3 लाख घर पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। लगभग 134 एम्बैंकमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जिस दिन इसी साइक्लोन लैंडफॉल करता है, उस दिन फुल मून होने के कारण जो टाइड थे वो काफ़ी हाई थे, और इसी वजह से जो वाटर लेवल था वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं 1 करोड़ लोग अफेक्टेड हुए हैं। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में बेसिकली जो एग्रीकल्चरल लैंड थे और इसी सॉल्टी वाटर घुस जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तबाही देखने को मिल रहा है। जो 20,000 जो कच्चे मकान थे, साथ ही जो टेम्परेरी शेल्टर थे, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में मेजर डैमेज तो ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन वही एग्रीकल्चरल लैंड पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। साथ ही बड़े बड़े ट्रीज जो थे वो पूरी तरीके से उखड़ गए हैं। इसके तहत जो रास्ते थे वो ब्लॉक हो चुके हैं, और हैवी विंड स्पीड के कारण भद्रक में काफ़ी ज़्यादा पेड़ उखड़ते हुए देखने को मिले। साथ ही जो लो लेइंग एरिया है, वहाँ पे एक तरीके से फ्लड आ चुकी है। अगर बात करें वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की उड़ीसा में, तो बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर और केंद्रापड़ा, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड हैं। साथ ही अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, तो साउथ नॉर्थ 24 परगना, दीघा, ईस्ट मेदिनीपुर और नंदीग्राम, ये चारों डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रहा है। अगर बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता के कुछ लो लोइंग पार्ट्स में भी फ्लड देखने को मिल रहा है। सो इसी दौरान अगर बात करें रेस्टोरेशन प्रोसीजर की, तो लगभग 106 टीमें एनडीआरएफ की तैनात किया गया था दोनों ही स्टेट में, मीन्स वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, और लगभग 1,000 लोगों को रेस्क्यू भी किए गए हैं। साथ ही 2500 ट्रीज और पोल्स भी उखड़ते हुए देखे गए हैं। इसी के साथ जो डिफेंस फोर्स हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गए, साथ ही जो नेवी, एयरफोर्स, इन सभी भी हाई अलर्ट में रखे गए थे। साथ ही अगर उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में लगभग 52 टीम्स थे एनडीआरएफ की, लगभग 60 टीम थे ओडीआरएफ की, साथ ही 206 फायर सर्विसेज शामिल थे। साथ ही 86 वुड कटिंग टीम्स भी शामिल हुए थे, बेसिकली 10 कोस्टल एरिया में तैनात किए गए थे। अगर बात करें उड़ीसा में, तो हैवी विंड स्पीड के कारण बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोल्स उखड़ते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे प्रशासन का कहना ये है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी में ऑब्स्ट्रक्ट देखने को मिला है, बेसिकली इसको 24 आवर्स के अंदर ही रीअरेंज कर दिया जाएगा। सो अगर बात करें कैजुअलिटीज की, तो अब तक जो रिपोर्ट्स आए हैं उनमें लगभग 4 लोगों की जान चली गई है। उनमें से 3 है उड़ीसा में और 1 है वेस्ट बंगाल में। इसी के साथ ये जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम है, इसका जो इंटेंसिटी है, ये उड़ीसा को क्रॉस करते हुए ये झारखंड की तरफ गई है, और झारखंड अभी हाई अलर्ट में है, और लगभग 15,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है या फिर सेफर जोन की तरफ लिया गया है झारखंड में। और आने वाले 24 घंटे में झारखंड के कुछ एरिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल हो सकता है। तो ये तो पूरा एनालिसिस हो गया साइक्लोन यस के बारे में। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो है, ये बेसिकली हर एक साल क्यों इस टाइप के साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं। सो लास्ट कुछ सालों में जो साइक्लोन्स आए हैं, उनका ही एक ट्रेंड हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो 2013 में हमको फाइलिन देखने को मिला था, जो कि एक सुपर साइक्लोन की टर्म दिया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो विंड स्पीड था वो बेसिकली 250 किलोमीटर पर आवर आंकी गई थी।
ऐसे ही हुदूद की बात करें तो इसके ही नेक्स्ट साल मीन्स 2014 में देखने को मिला था, जहाँ पे जो विंड स्पीड था वो 215 आंकी गई थी। ऐसे ही तितली की अगर बात करें तो ये 2018 में देखने को मिला था। जो विंड स्पीड था वो बेसिकली 140 से 150 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहा था। ऐसे ही फनी की अगर बात करें तो इसके नेक्स्ट साल यानी 2019 में देखने को मिला, जिसके तहत जो विंड स्पीड है वो बेसिकली 200 किलोमीटर पर आवर आंकी गई थी। वैसे ही अगर अम्फान की बात करें तो इसी के ही नेक्स्ट साल यानी मई 2020 में ही देखने को मिला था, जहां पे जो विंड स्पीड था वो बेसिकली 190 किलोमीटर पर आवर आंकी गई थी। तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, जो तितली था ये बेसिकली 2018 में देखने को मिला था, फनी 2019 में और अम्फान 2020 में और अभी साइक्लोन यस 2021 में देखने को मिला था। इसी के साथ अगर फनी की बात करें तो ये मई के महीने में देखने को मिला था, अम्फान भी मई के महीने में ही देखने को मिला था और अभी जो यस देखने को मिल रहा है ये भी बेसिकली मई के महीने में ही देखने को मिला है। सो बेसिकली एक ट्रेंड सा चल रहा है, आप देख सकते हैं लास्ट 4 सालों में एक के बाद एक साइक्लोन देखने को मिला है। तो यहाँ पे और थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये डेटा के हिसाब से लगभग जो 10 डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनमें से 8 बेसिकली इसी बे ऑफ बंगाल में ही देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर बात करें लास्ट 36 मोस्ट डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन में से 26 ऐसे साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ही जनरेट हुए हैं। अगर बात करें इसी बे ऑफ बंगाल की तो टोटल जो ग्लोबल ओशियन एरिया है उसका सिर्फ 0.6% है बे ऑफ बंगाल। फिर भी अगर बात करें तो इस तरीके से इतना डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है। और इसी बे ऑफ बंगाल के बारे में अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो साइक्लोनिक डेथ होते हैं वो बेसिकली 4 आउट ऑफ 5 इसी बे ऑफ बंगाल में ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहीं से ही आप समझ सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल कितना साइक्लोनिक प्रोन है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर क्यों बे ऑफ बंगाल में इतने ज्यादा मात्रा में साइक्लोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं इतनी ज्यादा मात्रा में साइक्लोन होने के लिए। उसमें सबसे पहले जो आता है सी सरफेस टेम्परेचर यानी राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर, और एक है ह्यूमिडिटी। कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर बोथ प्री एंड पोस्ट मानसून के टाइम में एक फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्रिएट होने के लिए। साथ ही जो स्लगिश विंड है जो बेसिकली सरफेस टेम्परेचर को रिलेटिवली हाई कर देता है लगभग 28 से 31 डिग्री सेल्सियस, इसी की वजह से ही कहीं ना कहीं जो साइक्लोन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगर इसकी कंपैरिजन अगर अरेबियन सी से करें तो अरेबियन सी काफ़ी ज़्यादा काम है अगर बे ऑफ बंगाल से अगर कंपेयर करें। बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग विंड आता है वो बेसिकली जो हीट होता है सी सरफेस का उसको डिसिपेट करने के लिए मददगार होता है। साथ ही लैक ऑफ कांस्टेंट फ्रेश वाटर की वजह से यहाँ पे बेसिकली जो स्ट्रॉम आते हैं वो ज़्यादा डेडली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर बे ऑफ बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो बे ऑफ बंगाल में आप सभी को पता होगा कि गंगा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, तो इस वजह से जो कांस्टेंट फ्रेश वाटर आते रहता है तो जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से ही कम नहीं हो पाता है। लेकिन अगर अरेबियन सी की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ फ्रेश वाटर की वजह से जो वार्म वाटर होते हैं बेसिकली वो आसानी से कूल वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से ही अरेबियन सी में साइक्लोन्स कम देखने को मिलते हैं और साथ ही कम डेडली भी होते हैं। साथ ही अगर बात करें जो पैसिफिक ओशियन की तरफ से जो विंड्स आते रहते हैं वो भी एक तरीके से अरेबियन सी को एक लोकेशनल एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट हैं या फिर जो हिमालयस हैं वो बेसिकली एक तरीके से एनकाउंटर करते हैं विंड को, और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी है उसका काफ़ी कम हो जाता है और इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा अरेबियन सी में नहीं पड़ता है। और इसी वजह से ही कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोनिक स्ट्रॉम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। इसी के साथ और एक फैक्टर आता है ग्लोबल वार्मिंग। सो बेसिकली जो भी प्री एग्जिस्टिंग मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं वो तो एग्जिस्ट हैं ही, इसके साथ साथ जो भी रिलेंटलेसली जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में राइज देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो साइक्लोन है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करता है
और धीरे धीरे और ज़्यादा साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। और आने वाले समय में अगर इसी ग्लोबल वार्मिंग अगर कम नहीं होता है तो इस तरीके का डेडलीस्ट साइक्लोन और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बल्कि इसका जो इंटेंसिटी है हो सकता है और भी ज़्यादा हो सके। सो बेसिकली अगर हमको साइक्लोन्स कम करना है तो हमको ग्लोबल वार्मिंग के तरफ भी मूव करना पड़ेगा। जो पेड़ पौधे पहले जो काट रहे थे कहीं ना कहीं अभी भुगतने को मिल रहा है। सो बेसिकली जो भी एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है बेसिकली इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर की बदौलत ही इसकी भरपाई होती है। सो अगर आने वाले समय में इस टाइप के साइक्लोनिक स्ट्रम अगर बे ऑफ बंगाल में कम करना है तो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। और इसके लिए शायद गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए कि जो टेम्परेचर राइज हो रही है उसमें कैसे कमी हो और इस तरीके का बड़े बड़े इंटेंसिफाई साइक्लोन आने वाले समय में और देखने को ना मिले। इसी के साथ आप सभी को पता है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के चलते भारत का हालत काफ़ी क्रिटिकल है और ऐसे समय में इसी साइक्लोन की वजह से लगभग 21 लाख लोगों को रिलोकेट किया गया है दोनों ही स्टेट में। सो अभी सवाल ये उठता है कि ये जो रिलोकेट किया गया है क्या सही में यहाँ पे जो कोविड नॉर्म्स है या फिर जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसको क्या पूरी तरीके से वहाँ पे एक्सरसाइज किया जा रहा है, या फिर अगर नहीं किया जा रहा है तो आने वाले समय में अगर कोरोना केसेस में फिर अगर राइज होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या है आपका राय, आप कमेंट करके जरूर बताइए। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस साइक्लोन यस। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप पॉलिसी टूर के ऑफिशियल वेबसाइट www.policytour.in में लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर। आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।